मतदान के आंकड़े देरी से चुनाव आयोग बता रहा है और वो आंकड़े मतदान के दिन बताए गए आंकड़े से बहुत ज़्यादा अलग हैं। ये सवाल आप सोशल मीडिया में कई जगह देख रहे होंगे। यही सवाल लेकर सुप्रीम कोर्ट एक याचिकाकर्ता पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश देने से सीधे मना कर दिया और याचिकाकर्ता से कई कठोर सवाल भी कर दिए। इस पूरे मामले की जानकारी लीगल विद सहगल के इस वीडियो में। याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने ये मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को ये निर्देश दे कि वो मतदान का पूरा आंकड़ा मतदान के 48 घंटे के भीतर जारी कर दे और हर पोलिंग बूथ में जो फॉर्म 17C रखा जाता है जिसमें मतदान का आंकड़ा होता है उस पोलिंग बूथ का, उसे अपलोड करने का निर्देश भी चुनाव आयोग को दिया जाए। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा था और चुनाव आयोग ने बहुत ही कड़ा जवाब दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट में अब गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में यह मामला लगा जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाशकालीन बेंच के सामने। सबसे पहले चुनाव आयोग की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने अपनी बातें रखी। मनिंदर सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक याचिका 26 अप्रैल को खारिज हुई है जिसमें बैलेट पेपर से मतदान की मांग या सभी वीवीपैट पर्चियों को गिनने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज किया था। याचिकाकर्ता की मंशा पर कड़े सवाल भी उठाए थे। उस फैसले में उसकी नीयत पर सवाल उठाए थे, लेकिन उस फैसले का जिक्र ही याचिकाकर्ता ने अपनी इस नई याचिका में नहीं किया। मनिंदर सिंह ने यह भी बताया कि उस याचिका को सुनते समय फॉर्म 17C समेत तमाम जो पहलू हैं जिन्हें इस याचिका में रखा गया है उन पर भी चर्चा सुप्रीम कोर्ट ने की थी। चुनाव आयोग से जवाब लिए थे और वो जो जवाब थे उन्हें अपने फैसले में नोट भी किया है। ऐसे में याचिकाकर्ता की मंशा सही नहीं लगती कि वो 26 अप्रैल को अपनी एक याचिका खारिज होने के बाद 9 मई को नई याचिका दाखिल करता और ये बताता नहीं है कि 26 अप्रैल को उसकी एक याचिका खारिज हुई है। इसी आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट को यह याचिका नहीं सुननी चाहिए, उसे खारिज कर देनी चाहिए और याचिकाकर्ता पे कठोर हर्जाना भी लगाना चाहिए, एक आर्थिक दंड भी उसे देना चाहिए ताकि ये मिसाल बने। मनिंदर सिंह ने यह भी बताया कि इस याचिका में जो बातें कही गई हैं वही बातें 2019 में दाखिल याचिका में कही गई थी और उस याचिका पर सुनवाई कराए बिना उस बात को एक अंतरिम आवेदन की शक्ल में यहाँ पर रख दिया गया है। तो क्या जो अंतिम राहत किसी मुख्य याचिका में मांगी गई थी उसी को अंतरिम राहत बनाकर पेश किया जा सकता है, वो भी चुनाव के दौरान। इसके बाद बारी आई जजों की। जजों ने भी बहुत बुरी तरह से आड़े हाथों लिया याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के वकील दुष्यंत दवे को और कहा कि आप पहले हमारे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। हम ये जानना चाहते हैं कि जो बात आपने 2019 में अपनी मुख्य याचिका में कही उस पर सुनवाई किए बिना, उसकी सुनवाई हुए बिना आज 5 साल के बाद आप एक अंतरिम आवेदन दाखिल करते हैं और वही बात रख देते हैं। एक अंतरिम राहत की तरह उस बात को मांगते हैं जिसे आपने अंतिम राहत के रूप में मांगा था। और आप ये भी नहीं बताते कि आपकी एक याचिका हाल में खारिज हुई है जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपकी इस याचिका का हिस्सा है। ऐसे में हम क्यों ना आपकी याचिका को इन दोनों आधारों पर खारिज कर दें। दुष्यंत दवे के पास बहुत ज़्यादा जवाब नहीं था। उनका कहना था कि ये जनहित याचिका है, जनहित याचिका में इतने कठोर नियम नहीं लगाने चाहिए। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी भी बोलने के लिए खड़े हुए। वो भी 2019 में याचिका दाखिल करने वाली
एक याचिकाकर्ता टीएमसी की संसद से निष्कासित कर दी गई सांसद महुआ मोइत्रा के लिए पेश हुए थे और सिंघवी ने कहा कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट को इतना तो करना चाहिए कि अगर अभी राहत नहीं देना चाहता है तो मामले को लंबित रख ले और बाद में इस पर विचार करे। जजों ने कहा ये ठीक है, हम इसे देख सकते हैं और हम अभी आपकी याचिका को खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बीच में जब 5 चरण हो चुके हैं, ऐसे में चुनाव आयोग पर यह दबाव बनाना कि अब वो प्रक्रिया को बदले, ये गलत होगा। चुनाव आयोग को उसका काम करने देना चाहिए। गर्मियों की छुट्टियों के बाद हम मामले को दोबारा सुनेंगे। वैसे एक अहम बात जो मैं आपको वीडियो के पिछले हिस्सों में बताना भूल गया वो ये है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए 10 लाख से ज्यादा बूथ बनाए गए हैं, मतदान केंद्र बनाए गए हैं और हर मतदान केंद्र पर वहां से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के एजेंट मौजूद रहते हैं। उनको उसी दिन शाम में फॉर्म 17C की कॉपी उपलब्ध करा दी जाती है, यानी हर एजेंट के पास वो कॉपी रहती है और इस तरह के लोग जो पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं और प्रत्याशियों की तरफ से भी निगरानी कर रहे हैं, उनकी संख्या लाखों में है। चुनाव आयोग पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि वो ये पूरा आंकड़ा उठाकर वेबसाइट पर अपलोड कर दे, उल्टे इसका दुरुपयोग होने की आशंका अधिक रहेगी। तो चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता से काम कर रहा है और जो भी प्रत्याशी हैं उनके एजेंट को वो संख्या उपलब्ध करा दे रहा है, वो फॉर्म उपलब्ध करा दे रहा है जिसके जरिए संख्या को जाना जा सकता है। याचिकाकर्ता का उद्देश्य ही गलत है। वो बीच चुनाव के बीच तरह तरह की आशंकाएं फैलाकर मतदाताओं को भ्रमित करना चाहता है। इस तरह की याचिकाएं भी एक कारण है कि मतदाता उस तरह से उत्साह नहीं दिखाते चुनाव को लेकर, क्योंकि इस तरह के याचिकाकर्ता मतदाता को भ्रमित कर देते हैं पूरी प्रक्रिया को लेकर। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को नोट किया, इन पर कुछ कहा नहीं अपनी तरफ से, लेकिन याचिकाकर्ता को लेकर कुछ कड़े सवाल अपनी तरफ से जरूर उठाए जो मैं आपको बता चुका हूं और यही कहा कि गर्मी की छुट्टियों के बाद एप्रोप्रिएट बेंच के सामने, यानी 2019 वाली याचिका जिस बेंच के पास लगी हुई है वो सुनवाई कर लेगी। तो इस चुनाव में इस याचिका का कोई असर नहीं होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मतदान के आंकड़े और जल्दी अपडेट हों, फॉर्म 17C को वेबसाइट पे अपलोड किया जाए, इन बातों को लेकर वो फिलहाल कोई आदेश नहीं देने जा रहा है।